मम्मा, क्या आप काम पर जा रही हो? हाँ बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, मेरा अमरूद खाने को मन कर रहा है। हाँ मेरी जान, मैं शाम को आपके लिए अमरूद ले आऊंगी। आज मैं अमरूद खाऊंगी। मम्मा, बहुत अच्छे हो। टोनी बेटा, मेरे काम पे जाने का समय हो गया है, अब तुम अच्छे से रहना घर में। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू और उसकी बेटी टोनी सुंदरवन के गांव में रहती थी। रानू एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से रानू घर का खर्च और टोनी की पढ़ाई का खर्च किया करती थी। और फिर रानू आज समय पर काम खत्म करके टोनी चिड़िया के लिए बाजार से अमरूद खरीद कर लाती है, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, अमरूद तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ मेरी जान, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अमरूद खाने के लिए प्लेट लेकर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया किचन में चली जाती है और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया से इंतजार ही ना हो रहा था। और फिर टोनी चिड़िया थोड़ा सा अमरूद खा लेती है और फिर जैसे ही टोनी चिड़िया लालच में आकर थोड़ा सा अमरूद खाती है तो उसका सारा शरीर नीला पड़ जाता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आती है और रोते हुए कहती है, टोनी बेटा उठे, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोले मेरी जान, आपका शरीर नीला क्यों पड़ गया है? रानू चिड़िया टोनी चिड़िया को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर रानू चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाती है। और फिर बुलबुल टोनी चिड़िया को देखकर कहती है, रानू बहन, इसका तो सारा शरीर नीला पड़ गया है, इसका तो इलाज कोई तांत्रिक ही कर सकता है। और फिर रानू चिड़िया तांत्रिक के पास जाती है और वहाँ से वे दोनों घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं देखकर बताता हूँ क्या हुआ है आपकी बिटिया को। और फिर तांत्रिक टोनी चिड़िया को देखता है। इसका शरीर तो नीला पड़ गया है, क्या इसे किसी सांप ने काटा है? नहीं नहीं भैया, मेरी बिटिया को किसी सांप ने नहीं काटा, इसने तो बस ये अमरूद खाया था। जरा वो अमरूद दिखाओ जो टोनी ने खाया है। फिर रानू चिड़िया वे अमरूद तांत्रिक को देती है। लगता है ये अमरूद जहरीला है। रानू बहन, इस अमरूद के अंदर कोई विषकन्या है और जिस कारण टोनी के अंदर जहर फैल गया है। तो फिर तांत्रिक भैया, मेरी टोनी कैसे ठीक होगी? रानू बहन, टोनी चिड़िया को फिर से पहले की तरह ठीक करने का एक ही उपाय है। भैया, क्या उपाय है? रानू बहन, आपको पहले इस फल में कैद विषकन्या को आजाद कराना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? रानू बहन, ये लो एक लाल रंग का फूल, ये कोई आम फूल नहीं है, ये जादुई फूल है। उत्तर वाली पहाड़ी पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उसमें एक बड़ा संदूक पड़ा हुआ है। आप उस संदूक पर ये लाल रंग का फूल रख देना तो वो संदूक खुद ब खुद खुल जाएगा। उसके अंदर एक जादुई चाकू है और इस जादुई चाकू से इस फल के 4 टुकड़े करने होंगे। फिर इसमें कैद विषकन्या आजाद हो जाएगी और फिर वही विषकन्या टोनी को ठीक कर सकती है। और फिर रानू चिड़िया जल्दी से वो लाल फूल लेकर उत्तर वाली पहाड़ी पर जाती है और उस पहाड़ी पर मौजूद गुफा के अंदर चली जाती है। और फिर रानू चिड़िया गुफा में मौजूद संदूक पर लाल फूल रखती है। जैसे ही लाल फूल रखती है, संदूक खुल जाता है और फिर रानू उस संदूक से जादुई चाकू निकाल लेती है और जल्दी से जादुई चाकू लेकर अपने घर आ जाती है। और फिर रानू तांत्रिक के कहे अनुसार इस जादुई चाकू से अमरूद को 4 टुकड़ों में काट देती है। जैसे ही काटती है, उसमें से विषकन्या आजाद हो जाती है और फिर वह विषकन्या कहती है, मुझे बचाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दुष्ट तांत्रिक की वजह से इस अमरूद में बहुत लंबे अरसे से कैद थी। अब आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या करूं? विषकन्या जी, आप बस मेरी टोनी चिड़िया को पहले की तरह ठीक कर दो। और फिर विषकन्या टोनी के शरीर से सारा जहर निकाल देती है और टोनी बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। विषकन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी टोनी को पहले जैसा ठीक कर दिया है। रानू चिड़िया, आपने भी मुझे आजाद किया है और टोनी, आपको भी अमरूद बहुत पसंद है ना? फिर विषकन्या अपने जादू से वहाँ एक अमरूद का दरख्त लगा देती है। ये लो टोनी चिड़िया, जितने चाहो उतने अमरूद खाओ। और फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी टोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी कभी रानू चिड़िया के घर आती है और बताती है, रानू चिड़िया, दूसरे जंगल से एक चिड़िया पक्षी आई है और वो अब यहीं रहेगी।
गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, भोजन की खोज के लिए एक और साथी मिल गया। नाना रानो, हम दूसरे जंगल के पक्षियों के साथ भोजन नहीं बांट सकते, पहले ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के दाने मिलते हैं। गौरी कवि, ऐसा नहीं बोलते, भोजन तो ऊपर वाले की देन होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया और गौरी कवि बातें कर रही होती हैं। इतने में रानो चिड़िया का पति आकाश आ जाता है और कहता है, रानो चिड़िया आओ, हम भी अपने नए पड़ोसियों से मिलकर आते हैं। गौरी कवि आहिस्ता से रानो चिड़िया को कहती है, रानो चिड़िया, अपने पति का ध्यान रखना, बहुत सुंदर है वो चिड़िया। गौरी बहन, मुझे विश्वास है अपने आकाश जी पर। ये कहकर रानो चिड़िया अपने पति आकाश के साथ इस नई चिड़िया के घर चली जाती है। इस नई चिड़िया का नाम सुनकर रानो चिड़िया कहती है, सुंदरी चिड़िया, आप तो बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत सुंदर हैं और अब तो हम पड़ोसी बन गए हैं। मैं अपने पति के साथ बगल वाले घर में ही रहती हूँ। फिर तो रानो बहन आना जाना लगा रहेगा। सुंदरी चिड़िया, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता सकती हैं। हाँ रानो बहन, मुझे इस नए जंगल के बारे में कुछ नहीं पता कि भोजन कहाँ मिलेगा। सुंदरी बहन, अब चिंता ना करें, मैं हर रोज जब भोजन के लिए जाऊंगी आपको साथ लेकर जाया करूंगी। रानो चिड़िया का पति खामोश खड़ा सुंदरी चिड़िया की सुंदरता ही देखे जा रहा था। वो मन ही मन सुंदरी चिड़िया को पसंद करने लगा था। फिर रानो चिड़िया और आकाश अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रानो चिड़िया सुंदरी चिड़िया को साथ लेकर भोजन की खोज को चली जाती है। इस तरह सुंदरी चिड़िया और रानो चिड़िया में गहरी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ आकाश सुंदरी चिड़िया के घर ताज़ा फल लेकर जाता है। आकाश जी, आपने ख्वामख्वाह ही कष्ट किया है। मैं रानो बहन के साथ आज का भोजन ले आई थी। आप हमारी पड़ोसन हैं और आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर आकाश अपने घर वापस चला जाता है और हर रोज किसी न किसी बहाने से सुंदरी चिड़िया को मिलने उसके घर चला जाता। एक दिन आकाश कुछ सूखे तिनके लेकर सुंदरी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, सुंदरी जी, ये तिनके मैं आपके घोंसले की मुरम्मत के लिए लाया हूँ। आकाश जी, आपका हर रोज अकेले मेरे घर आना मुझे पसंद नहीं। रानो चिड़िया को भी आप साथ लाया करें। तभी आकाश अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। सुंदरी चिड़िया, आप तो मुझे पहली ही नजर में भाग गई थी। मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। बस आकाश जी, मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। मैं अपनी सहेली के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अब एक दफा हाँ कर दे, मैं आपकी खातिर रानो को तलाक दे दूंगा। ये सुनकर सुंदरी चिड़िया आकाश को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देती है। गौरी कवि छुपकर ये सब सुन रही थी। वो फौरन रानो चिड़िया के पास जाती है और बताती है, रानो, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, मगर समझ नहीं आ रही तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ गौरी बहन, बोले, मैं सुन रही हूँ। रानो, आकाश चिड़ा तुम्हें धोखा दे रहा है। वो सुंदरी चिड़िया को ब्याह की पेशकश कर रहा था। मैंने ये सब छुपकर सुना है। आकाश जी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतने में रानो का पति आकाश भी वहाँ आ जाता है। रानो, अब मैं चलती हूँ। अब विश्वास ना करना इस धोखेबाज का। ये कहकर गौरी कवि चली जाती है। मैं आपके और सुंदरी के चक्कर के बारे में सब जान गई हूँ आकाश जी। मेरा आप पर से विश्वास उठ गया है। अब मैं आप जैसे धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। रानो, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। आज आपको सुंदरी नहीं मिली तो आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन कल फिर से कोई और मिल जाएगी, फिर उसके लिए आप मुझे छोड़ देंगे। हर रोज मुझसे ये दुख नहीं सहा जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने मैके जा रही हूँ। इस तरह आकाश बिल्कुल अकेला रह जाता है। टॉनी जंगल की बहुत ही अमीर और सुंदर चिड़िया होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और संस्कारी थी। वो गरीब पक्षियों की मदद करती और उन्हें मुफ्त भोजन बांटती। टॉनी बिटिया, तुम तो बहुत अच्छी हो जो हम गरीब पक्षियों का ख्याल रखती हो, वरना कौन करता है ऐसा आज के दौर में। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का असर है। टॉनी के घर के पास ही कालू कौवा और गौरी कवि एक छोटे से घर में रहते थे। दोनों टॉनी का बड़ा घर देखकर जलते और कहते, गौरी कवि, अगर हम भी चिड़िया की तरह अमीर हो जाएं तो बड़ा मजा आएगा। हाँ कालू जी, हम भी इस चिड़िया की तरह अमीर होते तो मैं रोज ही अपने लिए नए गहने खरीदती और गरीब पक्षियों से खूब सेवा करवाती। कितना ही मजा आता कालू जी। हाँ गौरी, तुम्हें पता है मैंने इस चिड़िया के घर में बहुत सारा सोना देखा है।
कालू जी, मेरे जहन में एक विचार आया है। क्यों ना हम इस चिड़िया के घर से सोना चोरी कर लें और दूसरे जंगल में जाकर अपना बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बनाएं। हाँ गौरी, ये तो तुमने बहुत ही पते की बात की है। इस तरह हम भी अमीर हो जाएंगे और हर रोज भोजन की खोज में भी न जाना पड़ेगा। इस तरह हम हर रोज मीठे और स्वादिष्ट फल खाएंगे। ये कहकर वो रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही कालू कौवा और गौरी कौवी छुपते छुपाते टोनी चिड़िया के घर से जेवर और रुपए से भरा संदूक लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं और वहाँ एक बड़ा और सुंदर घर खरीदते हैं। कालू जी, ये घर तो चिड़िया के घर से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। तुम अभी अपने कालू जी को नहीं जानती। मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा और तुमको घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। अब से ये सारे काम नौकर किया करेंगे। थोड़े ही दिनों के बाद गौरी कौवी एक अंडा देती है जिसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर कालू और गौरी दोनों ही बड़े खुश होते हैं। गौरी देखो तो जरा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं तो अपने बेटे का नाम जग्गू रखूंगी। मम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। एक दिन कालू कौवा और गौरी कौवी जग्गू को घर छोड़कर अपने दोस्त से मिलने जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो अपने घर में आग लगी देखकर रोने लगते हैं। कालू जी, हमारा बेटा और हमारा घर दोनों ही जल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? गौरी कवि, ये सब हमारे पापों के कारण है। अगर हम अपने बच्चे को चोरी का माल ना खिलाते तो आज हमारा जग्गू जिंदा होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी करके हम कभी भी खुशहाल जीवन नहीं गुजार सकते।